हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज से मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट फर्स्ट प्रथम इकाई से एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो प्रथम इकाई है, फर्स्ट यूनिट है, वो भारत के इतिहास से संबंधित है और बहुत ही अच्छा एमपीपीएससी ने जो पिछले वर्ष पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है, तो उसमें भारत के इतिहास में संकल्पना और विचार में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी जोड़ दिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी प्राचीन काल का इतिहास है, वो बहुत ही समृद्धशाली और बहुत ही विकसित रहा है। ज्ञात सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम इतिहास देखें, जब उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है, लेकिन जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो काफी विकसित सभ्यता थी। और जैसा कि आधुनिक नगरों में देखने को मिलता है, उसी ही नगरी सभ्यता थी, जहाँ की बड़े बड़े स्नानागार, वेयर हाउस, भंडारागार, सड़कें और सड़कों में रोशनी की व्यवस्था, सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बड़े व्यवस्थित तरीके से ग्रिड प्रणाली पर आधारित नगर नियोजन किया गया था। इसके बाद वैदिक पीरियड आ जाता है और वैदिक पीरियड से तो बहुत ही तरीके से इतिहास को लिखा गया, जिसमें आपके चारों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, खंड दर्शन आते हैं। इस तरह काफी समृद्धशाली भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। इतिहास के कालक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को कमजोर भी किया गया। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी और काशी जैसे महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र और विश्वविद्यालय थे, जो दुनिया भर से लोग अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि इस लोक और उस लोक, धर्म और कर्म, त्याग और भोग का एक बड़ा ही अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस तरह हम भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेदांगों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे, आरण्यकों को पढ़ेंगे। इस तरह आपकी जो प्रथम यूनिट आगे बढ़ेगी, जिसमें सभा और समितियां आएंगी, वर्णाश्रम आएगा, पंचमहायज्ञ आएंगे, बोधिसत्व आएंगे और तीर्थंकर आएंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत वर्ष को। हम जानते हैं कि हमारे देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कहा जाता है। भारत वर्ष, अगर भारत वर्ष शब्द को हम देखें, तो अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें, तो भा का अर्थ होता है प्रकाश, रथ का अर्थ होता है लीन। जो प्रकाश में लीन हो, यानी जो प्रकाश, एक प्रकार की ये आध्यात्मिक व्याख्या है। जो प्रकाश का जो अर्थ समझा जाता है, वो आत्मा और परमात्मा से जोड़ा जाता है। तो हमारा देश सदा ही ऋषियों और मुनियों का देश था, जो जीवन का उद्देश्य निर्वाण, मोक्ष बताया जाता है। तो इस तरह जो भारत के ऐसे लोग, भारत के जो लोग थे, वो प्रकाश को पाने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए सदा ही तत्पर रहते थे, इसलिए इसे भारत वर्ष भी कहा गया। अगर हम पुराणों में जाएं, तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो भारतवर्ष नाम है, वो मनु के जो वंशज थे, भरत और ऋषभदेव के पुत्र थे, उनके आधार पर, उनके नाम पर ये इसका नाम भारतवर्ष पड़ा गया। और यदि हम महाभारत में जाएं, तो महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। तो इस तरह भारतवर्ष की व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। भारत, इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ऐसा लेख मिलता है कि चूंकि भारत जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के आसपास हमारी सभ्यता का विकास हुआ था। जो अरबी और ईरानी लोग यहाँ आए, तो सिंधु नदी को सिंधु का जो प्रोनाउंसिएशन था, हिंदू किया करते थे, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान में भी पड़ गया। भारत को आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इलावर्त, सोने की चिड़िया, इन नामों से भी जाना जाता है। आर्यावर्त का नाम, जब आर्यों का आगमन हुआ, आर्य
सब सिंध प्रदेश में निवासित हो गए, जिसे आर्यावर्त कहा जाने लगा। जम्बू द्वीप, ऐसा कहते हैं कि यहाँ जामुन के बहुत पेड़ थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप कहा गया। इस तरह भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक फैला हुआ था। बीच में विंध्याचल पर्वत आता है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग कर देता है। और यहाँ जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं आती हैं, जिसमें आपकी हिंदी, उर्दू, गुजराती, बंगाली, इस तरह की भाषाएं आती हैं। और जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं, जिसमें आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारतवर्ष जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण उपयोगी तथ्य है, तो भारतवर्ष जो शब्द है वो सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिर की गुफाओं में है। ये गुफा अभिलेख क्या होते हैं ये हम अलग से एक सत्र लेंगे तो हम बताएंगे। पुराने प्राचीन काल में चूंकि आज तो लेखन की कला है, हमारे पास पेन और कागज होते हैं। पुराने समय में जब ये चीज नहीं हुआ करती थी तो शिलापत्रों में, स्तंभों में, चट्टानों में, ताम्रपत्रों में लिखा जाता था। इनको तो ताम्राभिलेख, स्तंभाभिलेख, शिलाभिलेख, गुफा अभिलेख ऐसा कहा जाता था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिर की गुफा में है, इसको दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी इनका जो समय था, राजा खारवेल कलिंग के राजा थे, 193 बीसी से 180 बीसी, 193 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व के आसपास का जो राजा खारवेल का समय था, इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया था और इसमें भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया गया है। तो आज इतना ही। आगे हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, खंड दर्शन, ये हम आगे की सीरीज में हम लेते चलेंगे। आप देखते रहें। थैंक यू।